अच्छा जी, कल वाला सवाल निकाल लें होमवर्क में। और ये हाइब्रिड में आप बैठ जाएं, कल से टाइम पे आना है। शुक्रिया। देयर इज़ समथिंग न्यू फॉर यू टुडे एंड यू विल बी हैप्पी टू हेयर दिस। यस, देयर इज़ अ सरप्राइज दैट 1:50 पे हम एक सवाल करेंगे IAS 38 का, जिसमें हमारे 25-30 मिनट टेस्ट तो ये साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कोई 25 मिनट आपके लगेंगे। अब जाहिर बात है, क्या करें अब, ये तो सैटरडे को टेस्ट आ गया। सैटरडे को तो हमने क्लास रखनी होती थी एक्स्ट्रा, हमेशा रखा करेंगे। तो टेस्ट का शेड्यूल फिर दोबारा चेंज करेंगे सब। अभी फिलहाल तो आज तो ये क्लास होगी ना, अब फिर देखते हैं ईद के बाद शेड्यूल चेंज करना है, क्या करना है उसका टेस्ट का। तो आज इंशाल्लाह 1:50 पर मिलते हैं 15-20-25 मिनट के लिए, क्योंकि आप लोग अक्सर रिक्वेस्ट करें बच्चे कि IAS 38 साथ ज़रा होता रहे ना। तो अच्छा, पता नहीं कहाँ से आते हैं बच्चे रिक्वेस्ट करने के लिए। अच्छा हाँ, इसी रूम में या फिर वेड़े में कर लेते हैं बात। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया था। यार ये देखो, मेहर भाई को बुलाओ, ये बार बार जो है वो नखरे कर रहा है। ये नीचे वाली फिगर कितनी थी? 3913। अच्छा, अब शुरू करते हैं। डी ट्रैक नहीं होना, यही तो आपका इम्तिहान है, इधर अटेंटिव रहें। अब शुरू करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए अभी कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पेएबल देखना है कहाँ जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले कल वाला मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर देता हूँ, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। भाई जल्दी बुलाओ जरा। प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया था 31/12/8 का, जब 7 वाला कल छुट्टी पे था। ऐसी पता नहीं CA को क्या समझा हुआ है। 31/12/7 का मजाक लगाया हुआ CA के साथ। 31/12/7 का P&L हमने बनाया था और 31/12/8 का P&L बनाया था। इसके अंदर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी शो करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? जिंदगी इसी तरह चमकारे मारती है, आप इधर देखते रहें। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आप मुझे ये बताएं कि 31 दिसंबर 2007 में क्या लीज साल के शुरू में स्टार्ट हो गई या लीज 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई? 31 दिसंबर में लीज जो है वो कब स्टार्ट हुई बोलें? ये बैग रखवा दें। 31 दिसंबर को लीज कब स्टार्ट हुई बोलें? 1 अप्रैल 2007 को। तो मुझे बताएं, अगर 1 अप्रैल 2007 को लीज शुरू हुई तो खर्चा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की मद में है, बताया किसी को? खर्चा इंटरेस्ट एक्सपेंस की मद में है, वो 7 महीने का आना चाहिए या पूरे साल का आना चाहिए? पहली बात होगी 7 महीने का आना चाहिए। 8 महीने का? कितने महीने? 9 महीने। 9 महीने का आना चाहिए, पूरे साल का आना चाहिए? 9 महीने का आना चाहिए। तो खर्चा P&L में 9 महीने का आना चाहिए। अब मुझे चाहिए 1 अप्रैल 7 से 31 दिसंबर 7 का खर्चा। तो मैं खर्चा ढूंढने गया तो मुझे खर्चा मिला 1 अप्रैल 7 से अगले साल के मार्च का। तो इसमें से मैंने 9 महीने का खर्चा अलग कर लिया। अभी ये नहीं सोचना पे हुआ नहीं हुआ, वो अलग डिस्कशन है, वो बैलेंस शीट में सोचेंगे। अभी बताएं 7 महीने का खर्चा बुक होना चाहिए था, तो 7 महीने का खर्चा हमने अलग कर लिया। 9 महीने का खर्चा बुक होना चाहिए था, 9 महीने का खर्चा हमने अलग कर लिया। 10275 इंटू 9/12 7706। अच्छा जी, इसके बाद मुझे बताएं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, अगला साल पूरा साल लीज चली होगी या थोड़ा अरसा? पूरा साल लीज चली होगी। अगला साल कितना अरसा लीज चली होगी? पूरा साल। अब अगर अगले साल पूरे साल लीज चली है तो ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे ये बताएं कि अगले साल मुझे 12 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए। जी बिल्कुल, 12 महीने का जो मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, उसमें पहले 3 महीने का भी, और यह हद होगी, ये हाइब्रिड में इतनी लेट भी कोई आ सकता है, और ये बाकी को क्या कसूर है? इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। ये 3 स्टूडेंट्स को नोट करें जो पहले से बैठे हैं जरा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 2008 मेरा साल है, मुझे कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए? 1 जनवरी 8 से 31/12/8। बिल्कुल आसान सी चीज, 1 जनवरी 8 से 31/12/8। इसमें जनवरी फरवरी मार्च का खर्चा यहां से मिलेगा। जनवरी फरवरी मार्च का खर्चा यहां से मिलेगा, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का खर्चा इसमें से 9/12 करके मिलेगा, क्योंकि ये खुद 12 है, तो 9/12 करके यहां से मिल जाएगा। तो इस फिगर को 9/12 करने और इस फिगर को, ये मैं कह रहा था। तो अब 10275 इंटू 3/12 जमा 73
इंटू 9/12। जनवरी फरवरी मार्च का इसको 3/12 करके मिल जाएगा, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो नवंबर दिसंबर का इसको 9/12 करके मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2009 का भी पड़ा हुआ है, हम 8 बना रहे हैं अभी जी। 805.6 ओके, सही हो गया, बस ठीक है, रुक गया तो सही हो गया वो। अच्छा आगे चलें। अब सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन भी हमने पीएनएल में डाली थी, वो आ रहे कोई डेप्रिसिएशन भी हमने पीएनएल में डाली थी, उसको फर्क करें। डेप्रिसिएशन की डिस्कशन कल हो गई थी। अब मैं बनाने लगा हूं बैलेंस शीट। इससे पहले कि बैलेंस शीट के लिए लीज लायबिलिटी के लिए हम लाइनें लगाएं, लाइनों के चक्कर में नहीं पड़ते, और इससे पहले कि हम बैलेंस शीट बनाने के लिए जो है वो राइट ऑफ यूज की डिस्कशन करें, उसमें नहीं पड़ते। हम बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल की डिस्कशन पहले कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिस्कशन के साथ ही इंटरेस्ट पेबल की डिस्कशन जुड़ी हुई है। तो बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट पोर्शन की जगह खाली छोड़ देते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लीज की जगह खाली छोड़ देते हैं, और हम मूव करते हैं इंटरेस्ट पेबल की तरफ। 31 दिसंबर 7 की तारीख को सामने रख के प्लानिंग करके जाना है, प्लानिंग किए बगैर नहीं जाना। 31 दिसंबर 7 की तारीख को सामने रख के प्लानिंग करके जाना है। 31 दिसंबर 7 को लीज कब शुरू हुई? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का खर्चा, पहले ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे, बच्चे आगे पीछे देखते रहते हैं। लैपटॉप पे डाल रहे हैं आप? नहीं, ये तो यही लैपटॉप ऊपर वाली क्लास में था। अच्छा, तो ठीक है। Panasonic that starts from P and it ends on C. This is called as question mark. I don't know this. उमेर भाई कहाँ चले गए? अच्छा, केबल लेने गए, केबल लेने गए, तैयार हो जाओ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 31/12/7 में कितने साल हमारा एसेट इस्तेमाल हुआ, या कितने साल हमने लोन यूज किया? 9 मंथ्स। प्लानिंग करके जाना है। अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट, अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट अगर दिसंबर से पहले पहले पे हो गया तो वो पेड है, पेएबल नहीं है। और अगर अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट दिसंबर तक पे ना हुआ तो पेएबल है। आई रिपीट, प्लानिंग करके जाना है। इधर नहीं देखना, तो इधर देख रहे हैं, इधर मत देखो, इधर देखो। 31/12/7 पे नजर रखो। 31/12/7 अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट अगर दिसंबर से पहले पहले पे हो गया तो पेड है, और अगर अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट दिसंबर के बाद पे हुआ तो पेएबल है। अब पहले जरा जाके देखते हैं अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट। अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट आपको इसमें मिलेगा, ये दिसंबर में पे नहीं हो रहा, अगले साल। इसका मतलब है अप्रैल से दिसंबर का 9 महीने का इंटरेस्ट सारा का सारा अगले साल पे हो रहा है। तो इसलिए 9 मंथ्स का पूरा इंटरेस्ट पेड नहीं है, 9 मंथ्स का पूरा इंटरेस्ट पेएबल है। तो इसको पेएबल के अंदर हम डालेंगे, और अब हम पेएबल की फिगर निकालेंगे। ओके, इंटरेस्ट ये है 12 महीने का, मुझे सिर्फ 9 महीने का पेएबल में डालना है। फ्यूचर का पेएबल नहीं होता, पेएबल हमेशा पास्ट का होता है। 31 दिसंबर को खड़े हैं तो पास्ट में सिर्फ 9 मंथ्स हैं जी। 10 ऊपर से चीजें लिंक मत करें कि ऊपर ये है तो नीचे ये है, जिस तरह बैलेंस शीट में सचवाया जा रहा है उस तरह करें जी। जवाब 7706, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। ओके, अगली चीज जरा गौर से ये बंद करवाओ, उन्हें को इस क्लास में सीए करवा रही हैं, ये ठोकर ढकी लगाई हुई है, हो सकता है बाहर वालों नहीं हो। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि 2008 के साल में 1 जनवरी 2008 से 31/12/2008 के एक साल का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितना पे हो चुका है और कितना नहीं। 31/12/8 के 1 जनवरी 8 से 31/12/8 का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा 8 में पे हो चुका है या नहीं। तो हमें 8 में 3 महीने का पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो 8 का जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट 8 में पेड है। तो
तो 8 का जनवरी फरवरी का मार्च का 8 में पेड है, तो अप्रैल से दिसंबर 8 का 9/12 करके जब इसमें से फिगर निकालेंगे, अप्रैल से दिसंबर 8 का जब 9/12 करके से फिगर निकालेंगे तो वो पे 9 में जाके होगी, वो पे 9 में जाके होगी। तो 31 दिसंबर 8 को वो 9 महीने का किस में चला जाएगा, तो पूरे साल का पेबल मैंने डाल देना यहां पे। तो ये बात गलत है कि जितना खर्चा होता है उतना ही पेबल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मार्च तक का पेड है, अप्रैल से दिसंबर तक का पेबल। 7316 इंटू 9/12 5487। अब बैलेंस शीट में वो जो अगली चीजें कोई मुश्किल चीज नहीं है, वेरी सिंपल। करें नोट फिर नॉन करंट एसेट्स बनाएं। ओके, इसके अब हम रिवीजन करेंगे विद द क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चन दिया था उसकी बैलेंस शीट अभी हम बनाएंगे। तो फिलहाल इसकी अच्छा अगली चीज आसान है, राइट ऑफ यूज में से 9 महीने के डिडक्शन माइनस करके बता दें। कॉस्ट क्या थी, 6851 वाले क्लास के बाद जरा मिलिएगा मेरे साथ, बल्कि आप तो दूसरी क्लास के बाद मिलिएगा। 68497 माइनस 9 महीने के डिप्रिसिएशन 17124। अच्छा जी, इसके बाद 68497 माइनस 17124 माइनस आपने रिकंसिडर किया अपने जाने के फैसले को? ये वाले भाई ना, वैसे ही अगर हम दुनिया में ना भी होते तो घर वाले चल रहे होते ना काम, तो इस तरह कुछ समझने की कोशिश कर लें। तो 6 महीने की तो रिक्वेस्ट कर लें घर वालों से कि 6 महीने छोड़ दो, फिर जब अगला सेशन शुरू होगा तो कॉलेज वाले 2-3 दिन की छुट्टियां देते हैं पेपर के बाद, तो हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के लिए आ जाएंगे। अगर बुध को हमारा पेपर होगा, जुमेरात को घर पहुंच जाएंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार को हम इधर आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपसे मिल लेंगे सितंबर में। बाकी कुछ ज़्यादा मसला है तो आप बकरा लेके आ जाएंगे लाहौर बड़ी ईद के ऊपर, छोटी ईद पे तो मैं ज़रा बिजी हूँ। अच्छा, ये सेशन वेरी आइडियल क्योंकि सेशन में होगा ये कि जो 1 महीने में पढ़ा है वो छोटी ईद पे सारा रिवाइज हो जाएगा, जो फिर आगे 2 महीने में पढ़ा है वो बड़ी ईद पे रिवाइज हो जाएगा। तो साथ साथ आपको जो 4-4-5 में छुट्टियां मिल रही हैं ना, ये पूरा रिवीजन आपकी, सो दैट इज एन आइडियल सेशन। यू पीपल आर वेरी लकी, मे बी ये 7 वाले की बरकतें हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज ऑब्लिगेशन, भाईजान इधर 4 डालने हैं हमने, कोई जगह इधर कुछ भी नहीं करना। 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते हैं। मैंने आपको कहा था खुदा के लिए लीज लाइबिलिटी को भी 9/12 3/12 नहीं करना। बस लीज लाइबिलिटी असल में पहले दिन सारी बुक हो गई होती है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट सारी बुक हो गई होती है, तो उसमें फिर कुछ भी नहीं करना होता। अब ये सबसे आसान स्टेप है, हमारे साल की पेमेंट ढूंढे, 31/12/7 के साल की पेमेंट। कोई पेमेंट नहीं है, बस ये एक डेट नजर आ रही है हमारे साल की, इसके नीचे लाइन लगा दें, हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगा दें। ये गलत बात है कि अगली करंट है, ये तो जिन्होंने टेस्ट दिया उनको पता चला करंट क्या होती है, कितने लोगों ने दे दिया है, हाँ उनको पता चला करंट क्या होती है, वो देखो उनकी शक्लें बनी हुई हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या करंट अगली पेमेंट है या करंट जो है वो 31/12/8 की सारी पेमेंट्स हैं? आप 31/12/7 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31/12/8 की सारी पेमेंट्स मुझे ढूंढ के बता दें, सिर्फ एक है
ये किस में चली जाएगी? करंट। लेकिन ये तो मैच्योरिटी एनालिसिस में जाएगी। मैं तो क्या बना रहा हूं अभी? बैलेंस शीट। तो करंट पोर्शन बता दें 19725। तो 19725 और ये प्याला इधर चला गया और ये बाउल 48772 नॉन करंट। तो इसमें कोई लीज लायबिलिटी में खुदा के लिए कभी 9/12 3/12 ना कीजिएगा, वरना वो भी 9/12 करेगा। ओके, 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/8 में कोई पेमेंट ढूंढे। अगर पेमेंट आपने ढूंढ लेना तो फिर नीचे पेएबल पड़े होंगे। 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/8 में यकम जनवरी 8 को पेमेंट हो रही है 9, 31/12/8 को पेमेंट हो रही है 9, 31 मार्च को पेमेंट हो रही है हाँ। तो 31/12/8 में कोई पेमेंट ढूंढे, मार्च में हो रही है। इस पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? अगर पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो नीचे क्या पड़े होंगे? पेएबल। विद इन 1 ईयर 2268 1 ईयर के बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता 26088 लिखें या 87 लिखें, वो 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपया तो आप रख के भी भूल जाते हैं। 22684 26088। So that was the balance sheet. मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें 31/12/7 का। ये बना के ना बैलेंस शीट 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें। होल मॉडल टाउन जमाइया कम्स टू यू इन दिस क्लास। कितने बजे सोए थे? कितने बजे सोए थे रात को? जल्दी बताओ। नहीं सोए? फजर के बाद सोए हो? कितने बजे फिर उठे हो? क्या? 10 बजे। यार ये बंदे का जरा चेक करें, ये 9:45 पे तरावियां पढ़ के पहुंचा है घर वापस, और उसके बाद ये सुबह जो है वो 9:45 पे खत्म हो रही है, और 3:45 तक इसने नॉन स्टॉप पढ़ा है। 10:45 11 12 1 2 6 घंटे नॉन स्टॉप। क्या IS 38 और IS 41 रिवाइज कर रहे थे? सच्ची बताओ ये 6 घंटे क्या किया? 1 मिनट यार, वो बंदा अंडर एस्टिमेट ना करो उसको, थोड़ा सा सही है। हाँ क्या मसला हो गया था? रात को मसला हो गया था, हम उधर गए थे। चलें जी, भाईजान बड़े बड़े मसलों में ना मरा करें प्लीज। घर वालों कह दिया करें हमारे छोटे छोटे मसले हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इधर इसमें ये क्या आएगा। क्योंकि ये मसला हल कर लेने दे, फिर इंशाल्लाह मैं बाकी मसले भी देख लेता हूं। मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें 31/12/7 का। 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो नीचे वाली फिगर कहां चली जाएगी? गलत बात, गलत बात। 31/12/8 की सारी पेमेंट्स लेस देन 1। 31/12/8 तक की सारी पेमेंट्स। 31/12/8 में कितनी पेमेंट्स हैं? सिर्फ एक, ये लेस देन 1 ईयर। 31/12/9 के साल की सारी पेमेंट्स 1 to 2 ईयर्स में चली जाएंगी। 31/12/10 के साल की सारी पेमेंट्स 2 to 3 ईयर्स में चली जाएंगी। ये मैच्योरिटी एनालिसिस है कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ऊपर लिख लीजिएगा 2 to 3 years 90,000। योर लट इज गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। ऊपर कर लो इसको, फिर ये बाल कटवा लो, बस करो। कितने करने हैं? टाइम नहीं मिलता तो कल ले आओ कैंची इधर ही। कोरोना में तो सीख लिया हुआ सब कुछ। आज तो टाइम पे आ गए तो शुक्र लगा रहे सबके साथ। ओके, हो सकता है जिंदगी में पिछले साल आपके दोस्त ने आपको इफ्तारी पे बुलाया और उसके बाद तौबा कर लियो। उसने इफ्तारी बनाई हो कि 2-3 दिन मैं खुद भी चलाऊंगा इसको, तो आपने अच्छा जी। अगला सवाल जो होमवर्क में दिया था डेट वाज प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, एन एसेट
मुझे सीए करा लेने दें. An asset with a cash value of 2 lakh is leased over a period of 4 years. The asset is depreciated over 4 years. चुप यार, चुप 5-7 मिनट दे दो, प्रैक्टिस कर लें जरा. Annual installments are payable in arrears. Discount rate is 16% per annum और लीज शुरू हो रही है 1 मार्च को. तो अब ईयर एंड नहीं देखना आपने पेपर में, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए ईयर एंड नहीं देखना. 28 फरवरी 6, ये देखते ही ना, इधर देखें. 28 फरवरी 6, 28 फरवरी 7, 28 फरवरी 8, 28 फरवरी 9. ये डेट देखते ही आपने जो है वो रेंटल्स की डेट सोच लिया करनी है. 28 फरवरी 6, 28 फरवरी 7, 28 फरवरी 8 और 28 फरवरी 9. तो 28 फरवरी 9 को जो है वो हमारी लास्ट पेमेंट हो रही होगी. सोल्यूशन का पेज नंबर 97. भाई स्टैंडर्ड के पार्ट बी में सिर्फ SIC 32 है, बाकी IS 38 के पैराज हों या फिर IS 41 के पैराज हों, वो आपको स्टैंडर्ड के पार्ट ए से ही मिलेंगे. तो 1 मार्च 5 था, तो फिर ईयर एंड 4 बोलें. 28 फरवरी 6, 7, 8, 9. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए ये नहीं सोचना कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या हो रहा है. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए ये नहीं सोचना. ओके, अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं. मुझे 31/12/5 और 31/12/6 का P&L और बैलेंस शीट बना दें. बना लिया भाई, चले 2-3 मिनट फिर बाकियों को दे दें. 31/12/5 का P&L और 31/12/5 का बैलेंस शीट और 31/12/6 की भी दोनों चीजें. जल्दी करें इसी फॉर्मेट के ऊपर, जल्दी जल्दी. राइट ऑफ यूज रहने दीजिएगा, राइट ऑफ यूज रहने दीजिएगा. बोल तो नहीं रहा कोई आपस में. जल्दी जल्दी चल. पहले P&L ऊपर बने, ठीक है. इकतीस 12 5 और 6. अब अटेंटिव है तू. जल्दी करो. पांच और 6. मोबाइल रोजाना यहाँ चार्ज होता है किसी के? अच्छा. ओके. हमाद खान आज लग रहा है आप आई नहीं हुए आज क्या? बाकी हज़रात भी अपने नाम बता दिया करें आके क्लास के बाद, कभी कभी बंदा ले लेते नाम. किसी लाइन लोइन की जरूरत नहीं. लाइन लगाने से पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल मुझे चाहिए. कोई जल्दी नहीं मुझे, वैसे भी कल छुट्टी का दिन है. आराम से जितनी देर के लिए मुझे बुलाएंगे, मैंने तो अपना तन मन धन पहले ही दे दिया वैसे सीए को. प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा जी, 31/12/5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे चाहिए. 31/12/5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस. लीज शुरू हुई है 1 मार्च 5 को.
अब मैंने जानबूझ के आपने सामने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने से पहले ना प्लानिंग करके जाता हूं। पहले तोलो फिर बोलो, तो पहले तोल लो फिर जाके बोलना है। 31/12/5 को मेरा ईयर एंड हो रहा है, 1 मार्च 5 को मेरी लीज शुरू हो रही है, तो खर्चा मेरा बुक होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस की मद में 10 महीने का। अब मैं इस नियत से चलाऊं कि 31/12/5 तक के 10 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां पे जाकर फिर दोबारा क्वेश्चन से पाला पड़ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां पर जाकर पता चला कि ये 5 के 10 महीने का और 6 के 2 महीने का इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा मुझे तो 5 के 10 महीने का चाहिए, मुझे तो 6 के 2 महीने का नहीं चाहिए। तो मैंने 32 को कहा चलें, 32 ने कहा मैं तो पहले ही जाने के लिए तैयार हूं। 32 ज़रब 10/12 2,667। 31/12/6 का P&L बनाने के लिए मुझे पूरे 6 का इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए कि पूरा साल लीज चलती रही है। तो आई नीड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 2006 का अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने जाऊं तो मुझे 2006 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, क्यों वापस वहां आ रहा बार बार, इसको इधर से ले जाते हैं उधर। अगर 2006 का मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने जाऊं तो 2006 का इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे 2006 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जनवरी फरवरी का इसमें से मिल जाएगा, जनवरी फरवरी का मुझे इसमें से मिल जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, जनवरी फरवरी का इसमें से मिल जाएगा। 2006 की बात कर रहा हूं। मुझे चाहिए यकम जनवरी 6 से 31/12/6 का इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसमें जनवरी फरवरी 6 का इसमें से मिल जाएगा 2/12 करके, जनवरी फरवरी 2006 का, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मैं 2007 में फरवरी में पे कर रहा हूंगा, लेकिन 10 महीने का इसमें से मुझे मिल जाएगा। तो 32 को पहले मैंने 10/12 कर दिया, अब सिर्फ 32 को मैं करूंगा 2/12। तो 32,000 ज़रब 2/12 जमा 2568 इंटू 10/12 26737। ओके, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, इससे पहले कि मैं बैलेंस शीट में लाइनें लूने लगा के बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटीज के चक्कर में और मैच्योरिटी एनालिसिस के चक्कर में नोट में पढ़ूं, फर्स्टली आई शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल। पहले मुझे बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेबल की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आएगा, वो मैं नहीं निकाल रहा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन आएगी, और करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट पोर्शन आएगा और इंटरेस्ट पेबल आएगा। तो मुझे इस वक्त इंटरेस्ट पेबल चाहिए 31/12/6 के साल का और 31/12/5 के साल का। अगर 5 के साल में दिसंबर तक कोई इंटरेस्ट पे हो गया तो वो मेरा पेड होगा, फिर पेबल नहीं होगा। और अगर 5 के साल में दिसंबर तक इंटरेस्ट पे ना हुआ तो फिर वो मेरा पेबल होगा। लेकिन इससे पहले मैं सोच लूं कि मैंने लीज कब शुरू की है। मैंने लीज शुरू की है 1 मार्च को, तो 10 महीने का इंटरेस्ट मैंने खर्चे में डालना है। पहले तो मुझे ये पता है और मैं डाल भी चुका हूं। अब जब मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर गया तो मुझे चाहिए था देखना कि 31/12/5 तक पेमेंट कौन सी हुई है। अब मैं इस नियत से गया हूं कि पेमेंट ढूंढूं, तो मुझे 5 के साल में कोई पेमेंट नहीं मिली, बल्कि पता चला पहली पेमेंट हो रही है 6 के साल में। इसका मतलब है 5 के साल के मार्च से दिसंबर तक का 10 महीने का इंटरेस्ट और 2006 के 2 महीने का इंटरेस्ट सारा 6 में पे होगा। मैं खड़ा हूं 31/12/5 को, तो 31/12/5 को खड़े होकर वो जो 12 महीने का इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है उसमें 2006 के 2 महीने के और 2005 के 10 महीने के, इसका मतलब है 2005 के 10 महीने का 2005 में पे नहीं हुआ, तो सारा का सारा चला जाएगा पेएबल में। 32,000 इंटू 10/12। अच्छा, 31/12/6 के साल में अगर 31/12/6 का इंटरेस्ट पे हो गया, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2006 का इंटरेस्ट किसी भी महीने का 6 में पे हो गया तो वो पेड होगा।
लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए आई नीड पेएबल। तो 2006 का जनवरी का इंटरेस्ट फरवरी में पे हो गया, फरवरी का इंटरेस्ट भी फरवरी में पे हो गया। तो जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट फरवरी में पे होने की वजह से फरवरी तक का पेड है, तो दैट्स व्हाई इसको पेएबल में नहीं डालेंगे। इसका मतलब है मार्च से लेके दिसंबर तक का 31/12/6 की बजाय अगले साल पे हो रहा है। तो इसका मतलब है 10 महीने का इंटरेस्ट 31/12/6 को खड़े होके इज पेएबल। तो वो 10 महीने का कैसे निकलेगा? 25684 इंटू 10/12 21403। ये फिगर कितने लोगों की सही थी? 21403। इट वाज द मोस्ट क्रिटिकल फिगर। इन चारों फिगर में से ये सबसे मजे की फिगर थी, 21403। पेमेंट इज अलग एंड पेएबल इज अलग। पेड कितने महीने का हो गया? जनवरी फरवरी, नहीं दो ना बोला करें। पेड किस महीने का हो गया? जनवरी फरवरी। तो पेएबल मार्च से दिसंबर। अच्छा जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। आगे तो आसान है। 2005 में कोई पेमेंट शेमेंट ढूंढ लें। 2005 में कोई पेमेंट नहीं हुई। अब मैं कहां खड़ा हूं? 31/12/5 को। तो 31/12/5 के लिए अगली वाली पेमेंट क्या होगी? अगले वाली पेमेंट नहीं, 31/12/5 के लिए 31/12/6 की सारी पेमेंट्स करंट में होंगी। 31/12/6 में पेमेंट ही एक है, ये करंट में चली गई और बाकी सारी नॉन करंट में चली गई। बस नींद पूरी करके आया करें। 39475 745 वाले ने ट्रांसपोजिशन एरर करवा दी। 39475 और 160525 ये रीज ऑब्लिगेशन का नॉन करंट पोर्शन। ले लो। 31/12/6 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/6 के साल में यकम जनवरी को पेमेंट हो रही है, यकम जनवरी 6 को पेमेंट हो रही है, या 31/12/6 को पेमेंट हो रही है? सोचे सोचे, यकम जनवरी 6 को पेमेंट हो रही है, या 31/12/6 को पेमेंट हो रही है, या 28 फरवरी को पेमेंट हो रही है? तो 28 फरवरी को जो पेमेंट हो रही है उस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 28 फरवरी 6 की पेमेंट के नीचे लाइन लगे। लाइन लग रही हूं मैं, लग गई। 31/12/6 के साल के लिए अगली पेमेंट क्या होगी? अगले साल की। 31/12/6 के लिए मेरे सामने ये तारीख है। 31/12/6 के लिए 31/12/7 क्या है? करंट। कुछ लोगों ने करंट नहीं बोला, बोले जरा करंट। करंट। 31/12/6 के लिए 31/12/7 क्या है? करंट। तो बाकी सारा नॉन करंट। 45791 1147 वापस आ जाएं। एग्जामिनर मजे में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। बेगम ये पता नहीं किसका बच्चा है, बड़ा ही माशाल्लाह तेज निकला है इस बार। नहीं बेगम की पिछले सवाल जो बिस्ती की दी यारी। अच्छा चलें जी, मैच्योरिटी एनालिसिस जो बनेगा मैं बना नहीं रहा। मैच्योरिटी एनालिसिस अगर मैं 31/12/5 का बनाऊंगा तो 31/12/6 लेस देन 31/12/7 1 to 2, 31/12/8 और 31/12/9 3 to 4। ओके अच्छा जी, अब इट्स ओवर। कल वाली बात मुकम्मल हो गई। अब कल वाली एक और बात की तरफ वापस आते हैं। हमने ज़िंदगी के तकरीबन 55 मिनट जो है 50 मिनट ज़ाया कर दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा टाइम और ज़ाया करते हैं और कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको 1 मिनट रिवाइज करते हैं। लीज टर्म के एंड पे 2 ऑप्शन हैं, या तो लेसी परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करके एसेट खरीद लेगा, या फिर एसेट वापस करके जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में हो सकता है अगर उसने मिस यूज किया हो तो मिस यूज की क्या पे करनी पड़ेगी? उसको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। तो इस बुनियाद के ऊपर लीज पेमेंट के 2 फॉर्मूले बनते हैं। ये 2 फॉर्मूले अभी मैं आपको नोट करने दूंगा। लीज पेमेंट के 2 फॉर्मूले बनते हैं। ये 2 फॉर्मूले अभी मैं आपको नोट करने दूंगा। किताब के शुरू में जो सफ़े खाली हैं हर चैप्टर के, वहां पे शायद ये बात लिखी जाएगी। अच्छा पहले तसल्ली से बात सुन लीजिएगा। ये डिस्कशन किसकी बुक्स में आने लगी है? लेसी की बुक्स में। 12:45 बजे डिस्कशन शुरू हो जाएगी लेसर की बुक्स में आज। तो ये डिस्कशन किसकी बुक्स में आने लगी है? लेसी की बुक्स में। नोट नहीं करना। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लेसी को एट एंड ऑफ लीज टर्म
तो वो ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करेगा। तो इसका मतलब है वो लीज पेमेंट्स में डाउन पेमेंट भी डालेगा, रेंटल भी डालेगा और परचेज ऑप्शन की, इफ इट इज रीजनेबली सर्टन टू बी, अगर ये रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज करेगा। तो बता दें अगर ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जानी है तो ट्रांसफर करने के लिए क्या पे करेगा, परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म, अगर उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, देन आवर फॉर्मूला विल बी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस नॉट जीआरवी एज पर एग्रीमेंट, जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, जो कल हमने बात की थी, जितनी जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। मिसाल के तौर पे उसने गारंटी की है 10 मिलियन की कि 10 मिलियन का तुम्हें एसेट वापस करके जाऊंगा, और जब लीज मुकम्मल हुई तो वो जब एसेट लाया तो एसेट 9 मिलियन का था। अब बताएं कितने और पे करेगा, 1 मिलियन और पे करेगा। डेट इज कॉल्ड एज जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो ये जी हमारे फॉर्मूले हुआ करेंगे जहां से हम सवाल स्टार्ट किया करेंगे। तो वर्किंग 1 हम एलपी से सवाल स्टार्ट करते हैं। तो एलपी निकालने के 2 तरीके आपके सामने पेश कर दिए गए हैं जी। डाउन पेमेंट अभी करेंगे सवाल में, आज 2 सवालों में डाउन पेमेंट डालेंगे। मैं ये कहने लगा था कि बैठे बैठे आप लोगों के दिल में ख्याल आता है मोबाइल छोड़ के, यार छोड़ो इसको पढ़ाई करें, इस तरह बैठे बैठे आता है। ये अगर चीज आपके अंदर है तो आप बहुत कुछ जिंदगी में कर जाएंगे। सबसे कीमती चीज दुनिया में टाइम है इस वक्त, टाइम, सारी टाइम की जंग है। टाइम, वक्त को जो कीमती बना गया वो छा गया। वो फिर बस के अंदर बैठा हुआ भी पड़ा होगा, बस की छत पे बैठा हुआ भी पड़ा होगा, वो फिर ईद वाले दिन भी पढ़ा, ईद वाले दिन तो पढ़ना कोई नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल। वो बकरे के पास बैठ के भी पढ़ा होगा, बकरा कह रहा होगा मैं, ये कह रहा होगा नहीं मैं पढ़ा हूं। ओके अच्छा जी, जी पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा अगर एक ऊंट अरेंज कर लें इधर तो ईद की छुट्टियां आप सेक्रीफाइस कर लेंगे बड़ी ईद पे, बड़ी ईद पे, और कहेंगे ऊंट खाते ही नहीं हम। बड़ा तो ऊंट के लिए छोड़ देगा घर वालों के साथ ही, क्या कह रहे हैं? ओके अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो परचेज ऑप्शन की प्राइस डालनी है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर मिस यूज की कंपनसेशन के लिए जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो डालनी है। अच्छा भाई एक चीज आपने सुनी होगी, अगर एप्पल का मतलब सेब है तो फिर सेब का मतलब एप्पल है। इस कॉन्सेप्ट को जरा मैं रीइंफोर्स करा रहा हूं। अगर एप्पल का मतलब सेब है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं जो नए नए आते हैं दुनिया के अंदर। कल आप कह रही थी एप्पल है अम्मी, आज आप कह रही हैं सेब है। तो अगर एप्पल का मतलब तो सेब का मतलब, भाईजान अगर कभी पेपर में जीआरवी दे देगा तो आपने हमेशा समझने कि इसका मतलब है लेसी एसेट वापस करके जाएगा। अगर इस लाइन का मतलब है कि जीआरवी देने वाला है तो फिर जीआरवी का मतलब है कि ये वाला सिनेरियो है। ये याद रखिएगा। असल में कभी कभी जीआरवी गिवन होती है और सवाल में लिखा नहीं होता कि ओनरशिप का क्या बनना है एंड पे। जीआरवी का मतलब ही क्या है कि वो गारंटी करके जा रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब है उसने मिसयूज करना था। तो मैं कह रहा हूं अगर इस लाइन का मतलब है कि जीआरवी ढूंढनी है पेपर में तो फिर इस लाइन का मतलब है कि लेसर ने एसेट वापस कर देना है। कब? लेसी ने एसेट वापस कर देना है। कब? एट द एंड ऑफ लीज टर्म।
ओके, जीआरबी तो हाँ जी बिल्कुल। अब आप हजरात वो करें, क्या कहते हैं, आउल वाला सवाल करें। आउल वाला सवाल पीछे तो डाल दिया था किताब में। आउल, एक आउल मोटा ताजा था, मजे से डिंग डोंग खाता था। तो स्पाउट का जमाना आ गया है। वैसे स्पाउट से बबल नहीं बनता, नहीं बनता यार, एक से तो नहीं बनता। ओरिजिनल स्पाउट की बात कर रहा हूँ, नहीं बनता। चलिए बना के दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 18, पेज 81, पेज 81। नहीं वो तो फिर लीज टर्म से पहले वापस करना तो हमारे सिलेबस में नहीं है कि लीज टर्म लीज ही कैंसिल करवा ली, उसमें भी टर्मिनेशन होगी, वो मैं कराने लगा हूँ, वही एग्जैक्ट कराने लगा। आउल लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, इस तरह सारे बैठ से। आउल लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, सवाल को इज्जत दें। ऑन 1 जनवरी 2020 ओएल लीज्ड अ मशीन फ्रॉम स्पीड लिमिटेड, स्पीड लिमिटेड इज लेसर, डिटेल्स आर एज फॉलोज, लीज पीरियड इज एग्रीड एज 5 years, 2020, 21, 22, 23, 24, 20 को शामिल करेंगे ना, जकम जनवरी है तो 2020, 21, 22, 23, 24, 2024 तक लीज चलेगी। लेकिन लीज में ऑप्शन है, भाईजान लीज में एक ऑप्शन है लेसी के पास टू टर्मिनेट द लीज, कि लेसी लीज को क्या कर ले, टर्मिनेट कर ले, शेर खान की तरह लेसी लीज को क्या कर ले एट द एंड ऑफ। इसका मतलब है इसमें 3 ईयर तो फिर नॉन कैंसिलेबल हो गए, 3 साल बाद कैंसिल कर सकते हैं ना, तो फिर 3 साल क्या हो गए नॉन कैंसिलेबल। तो तीसरे साल के एंड पर वो लीज को आप कैंसिल करेगा। लेकिन कहते मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मैं फिर तुझे 4 मिलियन की पेनल्टी डालूंगा, याद रखें, अगर तू करवाएगा भी तो तुझे मैं पेनल्टी डालूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अगर मैं लीज 5 साल चलाऊं तो पेनल्टी दूंगा, एक्सेलेंट, नहीं दूंगा। अगर मैं लीज 3 साल चलाऊं तो मैं पेनल्टी दूंगा। पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग ओएल इज सर्टन टू एक्सरसाइज टर्मिनेशन, उसे यकीन है कि मैं टर्मिनेट करा दूंगा ड्यू टू एंटीसिपेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जानी है, तो 3 साल बाद मैंने इस एसेट का चार्ट डालना है, बेहतर है कि इस एसेट को वापस करके कोई और एसेट ले लेंगे। ऑप्शन 1 ये है कि ज्यूम करो लीज टर्मिनेट होगी, अगर टर्मिनेट होगी तो आपके कंधों पर रेंटल के अलावा कौन सा बोझ पड़ेगा। However, the lease contain an option for terminate at the end of 3rd year upon payment of penalty of, मुझे लग रहा है इस सिनेरियो में 4 मिलियन की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओएल इज सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन, ओएल को यकीन है कि मैं टर्मिनेट नहीं करवाऊंगा, फिर क्या चीज अवॉइडेबल है, पेनल्टी। क्या चीज अवॉइडेबल है, पेनल्टी। और क्या चीज इधर देनी पड़ेगी पॉइंट ए में, पेनल्टी। डाउन पेमेंट एग्रीड इज 2 मिलियन, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 7 years, फर्स्ट एनुअल रेंटल अमाउंटिंग टू 12 मिलियन वॉज पेड ऑन 31 दिसंबर 20 and all other rentals are payable on 31 दिसंबर, इंटरेस्ट रेट इज 10%, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इग्नोर किया करें, लेसी फेयर वैल्यू को नहीं देखता, बस लीज पेमेंट्स को देखता है और उनकी क्या निकालता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। चलिए जी स्टार्ट करें। इसमें पहले साल की जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट, हाँ पहले साल की जनरल एंट्रीज पहले साल की भी नहीं इसने मांगी, उसने सिर्फ यकम जनवरी 20 की एंट्रीज मांगी है, पहले पूरे साल की भी नहीं मांगी उसने एंट्रीज। कल क्या था, कल उदास उदास बैठा हुआ था, हैं बताओगे, नहीं बताओ, अच्छा कुछ हो जाए कर ना जिंदगी में, इग्नोर कर दिया करो, डिलीट कर दिया करो, उसके साथ फिर अगली चीज पे ना डाला करो। और स्पेशली सीए के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास हो रही हो और आपको कोई एक कॉन्सेप्ट किसी टाइम पे समझ ना आए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले आसान कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझ लिया करें। असल में दिमाग की गरारी वहीं अड़ी होती है कि उस सवाल में इसको 2/12 क्यों किया था, और उधर आगे आसान आसान चीजें आप मिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोझ अपने कंधों पर ना डालें, आसान आसान चीजों को लेकर चलें। ओके, अब सवाल मोहतरम ये है कि मैं वर्किंग इधर कर रहा हूं सिर्फ, लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू, इट इज सर्टन दैट वी विल टर्मिनेट, सर्टन है कि हम टर्मिनेट करेंगे। अगर टर्मिनेट करेंगे तो जरा सोच के बताएं, मैं रेंटल सिर्फ कितने पे करूंगा, 3, फिर चौथा पांचवां रेंटल पे करूंगा या चौथे पांचवें रेंटल से जान छुड़ाने के लिए पेनल्टी पे करूंगा। चौथा पांचवा रेंटल 12 मिलियन 24 मिलियन बहुत हाई है, चौथा पांचवा रेंटल में देने की बजाय मैं उसे कहूंगा यार ये पेनल्टी पकड़ और मेरी जान छोड़। तो अगर मैं लीज टर्मिनेट कराता हूं तो लीज टर्म कितनी है, पहला तो मेरा ये सवाल है 3 साल, और दूसरा सवाल किराए कितने दूंगा 3, और तीसरा सवाल किराए के अलावा लीज के एंड पे क्या दूंगा, 3 साल के एंड पे 4 मिलियन। तो लीज पेमेंट में मैं एक नई चीज डालने लगा हूं जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी, आज भी जो डायग्राम बनाई है वो नहीं बताई उसमें, वो भी अभी हम डलवाएंगे उसमें नोट में। लीज पेमेंट में एक और चीज डालने लगा हूं, डाउन पेमेंट तो हो गई, रेंटल भी हो गया, टर्मिनेशन पेनल्टी। असल में जो पैसे भी लेसी ने लेसर को देने होते हैं वो लीज पेमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, टर्मिनेशन पेनल्टी।
अच्छा, आप बता दें लेसी डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हैं? 2 मिलियन। लेसी कितने साल लीज चलाएगा? उसने तो टर्मिनेट कर देनी है। 3 साल लीज चलाएगा। 3 साल में कितने कराए? 3। एक कराया कितना? 12। 3 ज़रब 12, 12 मिलियन ज़रब 3 कराए जमा टर्मिनेशन की पेनल्टी 4। ये तब है जब मैं लीज कैंसिल करवाऊं, और मैंने लिख दिया सवाल में कि मैं लीज कैंसिल करवा रहा हूं। 42। ओके, साल 20, 21, 22, 20, 21 और 22। 20, 21, 22 के अंदर यहां पे मैं डाउन पेमेंट पे करूंगा, यहां मैं किराया पे करूंगा, और यहां मैं पेनल्टी पे करूंगा। तो डाउन पेमेंट को डिस्काउंट नहीं किया जाएगा। रेंटल पे एनओटी का फॉर्मूला लगाया जाएगा, और 4 रुपए को दर्जी वाले तरीके से 1, 2, 3, बस 3। तो 4 को इस तरीके से हम पीछे बुला लेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप जो है वो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल कर करना सीखें, बजाय कि इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। तो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल लेते हैं ताकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हमारे लिए आसान हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 20। ओके, एक लाइन खाली छोड़ दें, यकम जनवरी 20। उसके बाद एक और लाइन यकम जनवरी 20 की लिखें, इसमें डाउन पेमेंट डालें। इसके बाद आप 31/12/20 को पहला रेंटल पे कराएं, 31/12/21 को दूसरा रेंटल पे कराएं, और 31/12/22 को बाउलें। भाई इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, वो फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह निकालना। इस तरह नहीं होगा कि 12B और 4B, वो फिर 12 और 4 को हम इस तरह कर दिया करेंगे, 12 जमा 4। एग्जामिनर को बता देंगे कि तीसरे साल के एंड पे हमने 12 भी देने और तीसरे साल के एंड पे हमने 4 भी देने। ओके गाइस, व्हाई आर यू टेकिंग जमाइयां अगेन एंड अगेन? जमाइयां एज वेल एज अंगड़ाइयां। व्हाट डू द अंग्रेज पीपल कॉल्ड अंगड़ाई? नहीं, यॉर्निंग तो वो होती है, जमाई थोड़ा सा मुझे भी पता है। यू डोंट टेक अंगड़ाई। स्ट्रेचिंग इन्होंने अपनी तरह से बनाया पठान, मैं नहीं मानता। पश्तो में क्या कहते हो तुम लोग? क्या? शुमाई निकालना। अब वो भी कह रहे हैं हमें क्या पता, हम कहां से चेक करें। अच्छा, अब आप हजरात 2 को डिस्काउंट नहीं करना। 2 को आवाज मारेंगे आप डर जाएंगे, 2 उधर ही खड़ा है, तो 2 को डिस्काउंट नहीं करना। 12 कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3 चुपे। 12 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 4 को सिंपल तरीके से कितने साल पीछे बुलाना है? 3 साल पीछे बुलाना है। तो 4 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, वट एवर द टोटल में भी नहीं बोलना, आप कैलकुलेट करना है। हर दफा ये ना बोला करें वट एवर द टोटल में भी 35, वट एवर इट में बी। साथ वाले को कह के पाइथन शेड्यूल बनाना है, वट एवर इट में भी नहीं। 35 से आगे चलें। 36। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, माशाअल्लाह। ठहर जाओ, मुझे एक बंदा ढूंढ लेने दो, ये मुस्कुरा रहा है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कैलकुलेटर पकड़ो,
35 के सारे चुप, 35 के ऊपर 10% लगाओ, इंटरेस्ट निकलवाओ। 30 तो सारे 35 के ऊपर 10% लगाओ, इंटरेस्ट निकलवाओ जी। कितना? 4, 3.5 नहीं 4। मैं और करीब आया तो 5 हो जाएगा ये। 4 कर लें। पक्की बात, मैं तेरे कहने पे लिखने लगा हूं। कुछ हो गया तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं। लिख दें। 1 साल उधार इस्तेमाल हुआ है, 1 साल उधार इस्तेमाल हुआ है। सर 0, तो पहले बोला था ना सर 0 टू हीरो। अच्छा जी, तो अगर सेम डे पेमेंट हो जाए तो क्या उधार इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? तो सारा क्या पे किया? प्रिंसिपल। देयर इज नो वाइस प्रिंसिपल, सारा प्रिंसिपल। 35 - 2 33। 32 नहीं आ रहा आज। अच्छा ओके गाय, 3.3 कर दें, कोई मसला नहीं। बस ठीक है, घर जाके बाकी पूरा कर लीजिएगा, घर में भी कुछ किया करें। अब आप हजरात वो बना के दे दें जनरल इंटरेस्ट पहले साल की, बस फिर हम मूव करते हैं आगे। ट्वेल्व और 4 को इधर सेपरेट लेने का फायदा कोई नहीं, एंड पे एक ही दफा इंटरेस्ट निकाल देंगे, जरा आसानी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक ही डेट में 2 फिगर्स हैं तो अलग अलग क्यों डालनी है? फायदा कोई नहीं अलग से। डिस्काउंटिंग सीखनी है, डिस्काउंटिंग की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिस्काउंटिंग में गलती ना हो, पीवी गलत ना निकले, पीवी गलत ना निकले। बिल्कुल मत शर्माया करें, कान में बॉल पॉइंट रखते हुए। कोई कुछ कहता भी रख लिया करें, जल्दी जल्दी। ये गलत। मे बी आपने प्रेजेंट वैल्यू 34 निकाल ली तो ऑब्वियसली आगे एंट्रीज में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में भी आगे मार्क्स नहीं कटेंगे। सिर्फ यहां पे जो आपने फिगर गलत कैलकुलेट की होगी उसके आपके मार्क्स कटेंगे। चलें जी, ईयर एंड 31/12/20, 1 जनवरी 20, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 35। नाउ 1 जनवरी 20, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। यार प्लीज उसको पढ़ने दो भाई, प्लीज आप लोग आपस में बातें ना करो। अच्छा, इसके बाद किन दोनों की? नहीं नहीं नहीं, वो आप पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो फिर उसको पे करो। अच्छा नेक्स्ट 31/12/20। मुझे तो लग रहा है 2020 का इंटरेस्ट 2020 में पे हो गया है, तो बस इंटरेस्ट भी आ गया सारा। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? साल का। और हमारे साल मुझे लग रहा है पे भी हो रहा है, बस पे हो रहा है सिंपल। कैश 12 से, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.3। बस याद रखिएगा कभी भी इंटरेस्ट की एंट्री भूलनी नहीं है। तो इंटरेस्ट की एंट्री तो ऑटोमेटिकली बीच में आ गई ना। यू आर टेकिंग जमाई, आई सॉ यू, देन यू पुट योर हैंड। ये आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सारी चीजें, और वो पार्टनर आपको फॉर्म का बता रहा होगा कि ये चीज का ध्यान रखना था आपने। ये पहले ही जैसे सर बता के भेजें, सर बता के भेज दें, तो इसलिए फिर शर्माया ना करें कि मुझे ये कह रहे हैं, मैं बड़ा पन्ने। हाँ मुझे। अच्छा जी, अब मोहतरम जरा ये बताएं कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं होनी? नहीं होनी, नहीं होनी, बल्कि हमने तो लीज टर्मिनेट ही कर देनी है उल्टा। ओनरशिप ट्रांसफर होना दूर की बात, हमने लीज क्या कर देनी है? टर्मिनेट। तो टर्मिनेट करके एसेट किसको वापस करेंगे? लेसर को वापस करेंगे। अब अगर मैं एसेट लेसर को वापस करूंगा तो फिर अब मुझे डेप्रीसिएशन के अंदर जो सिनेरियो है वो बता दें कि मैं तीसरे साल के एंड पे परचेज ऑप्शन की प्राइस दे के, यूजफुल लाइफ 7 साल है, 7 साल तक अपने पास एसेट को रखूंगा या मुझे वापस करना पड़ेगा टर्मिनेट करते हुए लीज एसेट? सो इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर देन डेप्रिशिएट ओवर शॉर्टर ऑफ। तीसरे साल के एंड के ऊपर मुझे एसेट क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर,
देयरफॉर मैं शॉर्टर के ऊपर डेप्रिशिएट करूंगा जी। व्हाट इज लीज टर्म, टर्मिनेट कर देना, कंफर्म है। व्हाट इज लीज टर्म, शेर खान वाले सवाल में यही निकालना सीखा था कि लीज टर्म 5 साल नहीं बोल देनी। लीज टर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो लीज टर्म 5 साल नहीं बोल देनी। लीज टर्म इज 3 साल, यूजफुल लाइफ इज 7, शॉर्टर इज, ये माइनस नहीं लिखा हुआ, ये डैश लिखा हुआ है, 35 डिवाइडेड बाय 11.7। चलो इसको रोको, फिर हम दूसरा